हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी क्लास 9th के फाइनल एग्ज़ाम्स 15 फेब से स्टार्ट होने वाले हैं और अपना जो मैथ्स का एग्ज़ाम है वो 27 मार्च को कंडक्ट होगा। उसके लिए HBSC ने क्लास 9th का जो सैम्पल पेपर 23-24 इशू किया था, मैं आज के लेक्चर में आपको उसका सॉल्यूशन करवाने जा रही हूँ। इसको करने के बाद आपकी प्रिपरेशन और भी स्ट्रांग हो जाएगी और प्रीवियस ईयर के जो पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशन ऑलरेडी मेरे चैनल पर हैं। अगर ये लेक्चर आपको हेल्पफुल लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि क्लास 10th की प्रिपरेशन भी आपकी मेरे चैनल के थ्रू होती रहे। ठीक है, तो अब हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहली बार आप इस टाइप का अपना एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो मैं आपको जल्दी से इंस्ट्रक्शंस बता देती हूँ। सबसे पहले तो ये बिल्कुल बोर्ड के पैटर्न पर आपका पेपर आता है। 3 आवर्स का आपका पेपर होगा, 80 नंबर का होगा। बायलिंगुअल है तो मैं दोनों लैंग्वेज में समझाऊंगी यहाँ पर ताकि हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों बच्चे समझ सकें। आपको पेपर मिलते ही चेक करना है कि इसमें 14 पेज और 38 क्वेश्चन है या नहीं। जो कोड नंबर है वो आपको लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर, तो अपना चेक कर लीजिए। आगे ये कहता है कि किसी प्रश्न का उत्तर देने से पहले उसका क्रमांक यानी कि सीरियल नंबर डाल देंगे आप। कोई भी पेज आंसर शीट में आपने खाली नहीं छोड़ना है, कोई एक्स्ट्रा शीट नहीं दी जाएगी। ये सारी इंस्ट्रक्शंस एक्चुअल में क्लास 10th की हैं। जो आपका पेपर होता है वो स्कूल के लेवल पर होता है तो स्कूल से आपको एक्स्ट्रा शीट्स मिलती हैं। जब बच्चा 10th के बोर्ड में पेपर देता है तो उसको एक नोटबुक टाइप में 32 और 30 शीट की जो है 30 पेज की जो नोटबुक टाइप में एक पूरी की पूरी आंसर शीट कंप्लीट मिलती है। तो उनको अलग नहीं मिलता लेकिन आपको आंसर शीट मिलेंगी। क्लियर है? और अपना रोल नंबर आपने इस पर जरूर लिखना है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं और ये भी चेक कर लें कि क्वेश्चन पेपर आपका कंप्लीट है या नहीं, कहीं से मिस प्रिंट तो नहीं है, फट तो नहीं रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो ये तो छोटी छोटी बातें, मेन है ये आपको देखना है कि आपका पेपर किस टाइप में आने वाला है। तो आपके पेपर में बच्चों 5 सेक्शन होंगे, ABCDE, कै ख गै घै अड़ै, दोनों सेक्शन वाले बच्चे साथ साथ देख लेना। फर्स्ट सेक्शन में कै में यानी सेक्शन ए में एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन आएंगे जिनमें 18 क्वेश्चंस में आपके MCQ, 1 वर्ड, फिलअप्स, राइट रोंग, सत्य असत्य, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 19 और 20 है वो अभिकथन तर्क यानी कि असर्शन रीजन बेस्ड होगा और ये क्वेश्चन आपका इससे पहले सेट में भी आ चुका है। सेक्शन नंबर बी जिसे हिंदी में खंड ख कहेंगे, 21 से 25 यानी 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के आएंगे जिनमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। यहाँ हमारे इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी देख सकते हैं। सेक्शन सी में 32 से 35 तक 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। सेक्शन सी में नहीं, सेक्शन सी मैंने छोड़ दिया। सेक्शन सी में 26 से 31 तक 3-3 नंबर के आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 6 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। सेक्शन सी में 6 क्वेश्चन 3-3 नंबर के और सेक्शन डी में 5-5 नंबर के 4 क्वेश्चन आएंगे और लास्ट के सेक्शन ई में 3 क्वेश्चन आपके 4-4 मार्क्स के आएंगे जो कि केस स्टडी बेस्ड होंगे जिनमें आपको इंटरनल चॉइस सभी में मिलने वाली है। हर सेक्शन में 2-2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस मिलेगी। जैसे जैसे हम पेपर करेंगे वैसे वैसे आपको इसका पैटर्न और भी अच्छे से समझ आता चला जाएगा। जो आपको पेपर मिलेगा वो भी बायलिंगुअल ही मिलेगा, इसी तरह का मिलेगा। तो देखिए सेक्शन ए पर अब हम आ जाते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट इन बोथ लैंग्वेज, तो दोनों लैंग्वेज के बच्चे यहाँ देख लेंगे। मैं अलग अलग लेक्चर नहीं बनाऊंगी। बिटवीन 2 रैशनल नंबर्स यानी कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच, नो रैशनल नंबर, एग्जैक्टली 1, इनफाइनाइटली मैनी, ओनली रैशनल एंड नो इरेशनल। भाई ये कह रहा है कि 2 परिमेय संख्या है, मान लो एक मैंने 3 ले ली और एक 4 ले ली या 3 और 5 ले लिया, तो ये कहता है उनके बीच में कोई रैशनल नंबर नहीं है यानी परिमेय संख्या नहीं है। गलत है, इनके बीच में 4 आ रहा है। ठीक है, और 4 क्यों आ रहा है इनके बीच में? तो बहुत कुछ आ रहा है। 3 और 5 के बीच में 4 आ रहा है और फिर 9/2 यानी 4.5 आ रहा है। इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आ रहे हैं इनके बीच में। ठीक है, और केवल एक परिमेय संख्या है तो ये भी गलत है। अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्या है, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स, तो ये ट्रू है ऑप्शन नंबर सी। ये वाला भी हमारा रॉन्ग है। समझ आ गई बात? 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है और अनंत ही अपरिमेय संख्या होती हैं। इन बिटवीन 2 रैशनल नंबर देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल्स एंड इरेशनल्स। दूसरे पर आ जाओ। एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:4:3, द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ ट्राइंगल। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का अनुपात 2:4:3 है, तो सबसे छोटा कोण बताओ। ट्राइंगल के
त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो एक एंगल को आप 2x ले लो, दूसरे को 4x और तीसरे को 3x। तीनों का जब आप सम करोगे तो वो कितना आना चाहिए, 180। 4 + 2 6 + 3 9x, 9x बराबर 180। 9 को राइट साइड में ले जाओ, 180/9, 9 दूनी 18, x की वैल्यू 20 आ जाएगी। अब हमें सारे एंगल्स नहीं बताने, सबसे छोटा एंगल तो यही बनेगा 2x, तो 2x में x की जगह पर 20 रख दो, तो 2 × 20 यानी सबसे छोटा एंगल 40 यानी 40 डिग्री आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। थर्ड पे आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स। कौन सा त्रिभुजों की सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। ये क्वेश्चन हर बार फाइनल एग्जाम्स में पूछा जाता है। SAS है, AS से भी है और SSS भी है, लेकिन SSA हमारा सर्वांग समता की कसौटी नहीं है। AAS भी हो जाता है अगर कोई दो एंगल और एक साइड इक्वल हो तो। समझ में आ गई बात, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फोर्थ पे आ जाइए, 2 sides of a triangle are of length 5 and 1.5 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल कैन नॉट बी। एक त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई 5 और 1.5 सेंटीमीटर है, तो तीसरी भुजा की लंबाई कितनी नहीं हो सकती। लॉजिक को समझेंगे, अगर हम किसी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं और उसकी तीनों भुजाएं ABC हैं, तो दो भुजाओं का जोड़ हमेशा तीसरी से बड़ा होगा। A और B का जोड़ C से बड़ा होगा, A और C का जोड़ B से बड़ा होगा और B और C का जोड़ A से। समझ में आ गई बात। तो बारी बारी से हम चेक करेंगे, एक भुजा 5 है और दूसरी 1.5 है, इनका जोड़ 6.5 आ रहा है। ठीक है, तो 6.5 आ रहा है दो, लेकिन हर पेयर भी चेक करना है आपने। अब आपको देखोगे कि 3.6 से भी बड़ा है ये तो, और 4.1 से भी बड़ा है, 3.8 से भी बड़ा और 3.4 से भी बड़ा है, तो ये तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम तीनों पेयर लेंगे, 5 भी लेंगे, 1.5 भी और 3.6 भी। अब मेरी बात को सुनना, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो 5 और इन दोनों का जोड़ आ रहा है 5.1, इन दोनों का जोड़ इससे बड़ा हो गया। अब मैं 5 और 1.5 को लूँगी तो 6.5, तो वो भी 3.6 से बड़ा हो गया। और अब मैं 5 और 3.6 को लूँगी तो वो भी इससे बड़ा हो गया। तो ये तो आंसर हो सकता है। ये कह रहा है कौन सा नहीं हो सकता, तो ये तो हमारा आंसर हो सकता है। अब आ जाओ दूसरे पेयर पे। दूसरा पेयर मैंने ले लिया 4.1, 5, 1.5 और 4.1। पहले इन दोनों को जोड़ो तो 6.5 इससे बड़ा है, इन दोनों को जोड़ो तो आप जोड़ लेना 41 और 15, 56, 5.6 इससे बड़ा है, और इन दोनों का जोड़ इससे, तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। ये ट्रायंगल की साइड बन सकती है। 3.8 को चेक करोगे तो ये भी आपकी बन जाएगी। जब आप 3.4 को चेक करोगे, देखना ध्यान से जरा, अब मैं यहाँ 3.4 को चेक करके दिखा रही हूँ। एक साइड 5 ले ली, एक 1.5 ले ली और एक 3.4। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगी तो मेरा आंसर आएगा 4.9, जो कि तीसरी भुजा से छोटा है। मेरी बात समझ आ गई ना। ट्रायंगल की 3 साइड ले ली, इन दोनों का जोड़ इससे बड़ा होना चाहिए, इन दोनों का जोड़ इससे बड़ा होना चाहिए और इन दोनों का जोड़ इससे बड़ा होना चाहिए, तो ही वो हमारा ट्रायंगल उस तरह का ट्रायंगल बन सकेगा। तो ये पूछ रहा है कि कौन सा ट्रायंगल की साइड नहीं हो सकता। तो जब अगर हम 3.4 को तीसरी साइड लेते हैं तो 3.4 और 1.5 का जोड़ 4.9 आ रहा है, 4.95 से लेस है, तो ये हमारी किसी ट्रायंगल की साइड नहीं हो सकती और हमारा राइट आंसर 3.4 आएगा। आगे मेरी बात समझ में, कोई भी डाउट है मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना है। टेलीग्राम पर एक कॉमन ग्रुप मैंने बना रखा है जिसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। 5वें पर आ जाओ, 3 एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर दिस दिस दिस, द फोर्थ एंगल इज। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक चतुर्भुज आपको दे रखा है, थोड़ा मैं इसको ना लार्ज कर लेती हूँ। एक चतुर्भुज दे रखा है, उसके 3 कोण दे रखे हैं, चौथा निकालना है भाई। क्वाड्रिलेटरल या चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360। इन तीनों को जोड़कर 360 में से घटा दो, 75 और 75 150 और 90 240। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, ज़्यादा पेन की जरूरत नहीं होती एक नंबर के क्वेश्चन में। तो 120 डिग्री आपका आंसर आना चाहिए। ठीक है, 120 डिग्री आपका आंसर आना चाहिए। 6th पे आ जाओ, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल और ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। बिल्कुल सही है। एक वृत्त या सर्वांग समवृत्तों की समान जीवाएं केंद्र पर समान कोण बनाती हैं, बिल्कुल सही है।
अगर एक वृत्त में दो जीवाएं समान हैं तो उनके द्वारा केंद्र पर जो भी एंगल बनेगा वो बराबर बनेगा। तो ट्रू हो गया ये हमारा। 8th पे 6th हो गया ना, 7th पे आ जाओ। द बेस ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेन्यूज इज 10, देन इट्स एरिया। एक समकोण त्रिभुज का आधार 8 है और कर्ण 10 है। कितना आसान क्वेश्चन है। राइट एंगल्ड ट्राइंगल का आधार 8 है और कर्ण 10 है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। देखो क्षेत्रफल यानी एरिया होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। हाइट नहीं पता तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हाइट निकाल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। कर्ण का वर्ग बराबर है आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग। ये इस एच से आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो इसको पी नाम दे दो या छोटा एच नाम दे दो। तो कर्ण तो 10 है, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर। बेस 8 है, दिख रहा है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है और इसको हमने एच नाम दिया है। तो ये तो हो गया 100 और ये हो गया 64, जो कि इधर आके माइनस हो जाएगा। और 100 में से 64 माइनस करोगे तो 36 आएगा। दोनों तरफ अंडर रूट करोगे तो एच की वैल्यू 6 आ जाएगी, यानी इस ट्राइंगल की जो हाइट है वो 6 आ जाएगी। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में बेस 8 है, हाइट 6 है, तो एरिया क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 8 इंटू 6, 2 चौके 8 और 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वेयर। चेक कर लीजिए कहीं ऑप्शन दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। लॉजिक में देखो, अगर हाइट दे रखी होती तो डायरेक्ट हमें पता लग जाता, लेकिन नहीं दे रखी थी तो हमें पाइथागोरस लगानी पड़ी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। 8 पे आ जाओ भाई। थोड़ा थोड़ा सा घुमा रखा है क्वेश्चन को, ज़्यादा नहीं। इन ए कोण इफ रेडियस इज हाफ्ड, यानी कि रेडियस को आधा कर दिया जाए, एंड हाइट इज डबल्ड, और हाइट को डबल कर दे तो वॉल्यूम क्या होगी? एक शंकु में अगर त्रिज्या आधी कर दी जाए और ऊंचाई दुगनी तो आयतन कैसा होगा? वही रहेगा, दुगना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मान लो शंकु की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है। कोण की जो रेडियस को उसको r नाम दे दिया और कोण की हाइट को h। तो जो वॉल्यूम होती है वो होती है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये आ गई पुरानी वॉल्यूम। अब नए केस में रेडियस को आधा कर दिया गया यानी r/2, ऊंचाई को दुगना कर दिया गया यानी 2h। तो न्यू वॉल्यूम मैं vn लिख देती हूँ, तो वो हो जाएगा 1/3 पाई रेडियस का स्क्वायर यानी कि r/2 का स्क्वायर और इनटू में हाइट। तो न्यू वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? नया आयतन कितना हो जाएगा? r² गुणा 2h। ये हो गया 2 दूनी 4। अब जरा ध्यान से देखना, ये जो 2 है ना, इसको तो तुम आगे ले आओ 1/2, और 1/3 अलग कलर दिखाऊं मैं तो 1/3 पाई r² और h को अंदर ले लो, 1/3 पाई r²h। ये आपकी पुरानी वॉल्यूम है, तो ये हो गया हाफ v। हाफ v का मतलब है कि ये पुरानी वॉल्यूम से जो नई वॉल्यूम थी वो हाफ हो गई, आधी हो जाएगी। ठीक है, ये थोड़ा अलग था क्वेश्चन कि हमने एक्चुअल रेडियस लिया, ऊंचाई ली और वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा दिया। फिर हमने क्या किया कि रेडियस को आधा किया, ऊंचाई को डबल किया और फिर से नई वॉल्यूम निकाली, तो वो पुरानी वॉल्यूम से आधी आ रही है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्लास मार्क यानी कि वर्ग चिन्ह 130, द क्लास मार्क ऑफ 130 to 150, या इसका वर्ग चिन्ह क्या है? तो वर्ग चिन्ह या क्लास मार्क होता है लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़कर आधा कर दो। समझ में आ रही बात? इन दोनों के बिल्कुल बीच में वर्ग चिन्ह होता है, तो ये जोड़ हो जाएगा 280। 280 को 2 से भाग करोगे 140, तो आपका आंसर सी आ जाएगा। 10वें पर आ जाओ। टू ड्रॉ अ हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी फॉर 25 to 45 एज। अगर हमें इसका हिस्टोग्राम बनाना है यानी आयत चित्र बनाना है, तो इसकी समायोजित, नीचे से बताती हूँ मैं, इस बारंबारता बंटन में आयत चित्र खींचने के लिए 25 से 45 की समायोजित बारंबारता, ये थोड़ा अलग है।
आपको याद होना चाहिए कि जब हम आयत चित्र का क्वेश्चन करते थे तो हमारे वर्ग अंतराल की चौड़ाई अगर बराबर नहीं है तो हम बारंबारता को समायोजित करते थे। कैसे करते थे? देखो, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 25, 25 से 45 और 45 से 75, ये होता था। ये हमारी एक्चुअल बारंबारता है। 6, 12, 10, 8 और 15। और ये इनकी विड्थ, हाइट, इसकी हाइट का मतलब 5 से 10 में कितने का फ़र्क है? 5 का। यहाँ भी 5 का, लेकिन यहाँ 10 का, यहाँ 20 का और यहाँ 30 का। तो जो नई बारंबारता जिसको आप कह सकते हो, या समायोजित बारंबारता कह सकते हो, या एडजस्टेड फ्रीक्वेंसी कह सकते हो, हम तो जनरली उसको नई बारंबारता कहते हैं। तो मैं यहाँ नई बारंबारता या न्यू फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखती हूँ। तो उसका हमारा क्या फॉर्मूला था? तो वो फॉर्मूला होता है हमारा कि जो हमारी एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी है यानी पुरानी बारंबारता बटे क्लास विड्थ, यानी कि ये जो हमने एच निकाला है, और जो है मिनिमम क्लास विड्थ, मिनिमम क्लास विड्थ हिंदी में बताऊं तो पुरानी बारंबारता बटे में एच का मतलब जो वर्ग अंतराल की चौड़ाई है, वर्ग अंतराल की चौड़ाई है, ये तो एच सभी जानते हैं, और न्यूनतम वर्ग अंतराल की चौड़ाई, न्यूनतम वर्ग अंतराल की चौड़ाई। तो हमें तो केवल 25 से 45 का बताना है। तो 25 से 45 में जो मेन फ्रीक्वेंसी है वो तो 8 है, उसको भाग कर देंगे 20 से और इसको मल्टीप्लाई करेंगे मिनिमम क्लास विड्थ से। और मिनिमम क्लास विड्थ कितनी है? 5 है। देख लो, 5 है, फिर 10 है, फिर 20 है और फिर 30 है। तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 और 4 दूनी 8, और ये कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। तो आपका आंसर इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 2। ठीक है, देख लीजिए, ये इंग्लिश मीडियम में भी देख लीजिए, बात वही है। आपको समझ आ गया होगा। ऐसा एक एग्जाम्पल भी दे रखा है आपकी इसमें NCERT की बुक में। तो ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। मैं जनरली बच्चों को ऐसे ही बताती हूँ कि ये बटा ये मल्टीप्लाइड बाय इनमें से जो सबसे छोटा है, इनमें से जो सबसे छोटा है। मान लो इसकी निकालनी होती तो 6/5 × 5, तो ये तो 6 ही रह जाता। इसको करना होता तो 12/5 गुणा 5, ये भी 5 रह जाता, 12 रह जाता, और 10/10 गुणा 5। तो इस तरीके से हम इन सबको करते चले जाते। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन इसने दे दिया। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, यानी सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। हम सबको पता है इस बात का कि भैया सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ज़रूर बताएंगे। लेक्चर हेल्पफुल लगे तो शेयर ज़रूर करें, चैनल पर बने रहें, क्योंकि 10th के लिए बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अपलोड है और हर साल मैं नया भी कराती हूँ। तो देखें, 12वें पर आ जाओ। द कोफिशिएंट ऑफ x² इन 2 - x² + x³ 2 - x² + x³ में x की 2 का गुणांक। तो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन करना है तो ये है -x की 2, इसको ढक लो, इसके आगे माइनस दिख रहा है यानी -1 दिख रहा है, तो इसका गुणांक, इसका कॉफिशिएंट -1 हो जाएगा और ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल 5x - 4x की 2 + 3 एट x = 0। x = 0 पर इस पोलिनोमियल की वैल्यू आपने निकालनी है। तो आप इसको कुछ भी नहीं, वैसे तो देखो वर्बल है, इसमें 0 पुट कर दो। मैं तो पूरे तरीके से बता रही हूँ कि अगर ये क्वेश्चन बाई चांस 2 मार्क्स में आ जाए तो आपने कैसे करना है। तो px = 5x - 4x² + 3, 0 पे वैल्यू निकालनी है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख दो। 5 × 0, 4 × 0 का स्क्वायर, 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, घटा 0, जमा 0 कुछ भी लगा लो और जमा 3, तो 3 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। 14 पे आ जाओ। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन whose radius is r/2 and slant height is 2l is। एक शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसकी त्रिज्या r/2 है और तिर्यक ऊंचाई 2l हो। देखो शंकु, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना। अगर किसी शंकु की त्रिज्या r है, सुन लो ध्यान से,
और बल्कि मैं ले लेती हूँ कैपिटल आर है और तिर्यक ऊंचाई कैपिटल एल है, तो उसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा, जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, वो होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वेयर, यानी पाई आर इंटू एल प्लस आर। समझ में आ गई मेरी बात। ये मैंने बड़ा आर और बड़ा एल क्यों लिया, क्योंकि ये कह रहा है कि जो रेडियस है वो r/2 है। अब यहाँ पर r की वैल्यू r/2 है और कैपिटल L की वैल्यू 2l है, तो इनको इस फॉर्मूले में रख दो। सीधा फॉर्मूला नहीं दिया, थोड़ा सा घुमा के दिया है। तो अब यहाँ पुट करो तो पाई इस r की जगह स्मॉल r/2, कैपिटल L की जगह 2 स्मॉल l और यहाँ r/2। अब इसको सॉल्व करो तो पाई r/2 अंदर 2 LCM लोगे, यहाँ जाएगा तो ये बनेगा 4l जमा r, तो ये हो जाएगा पाई r, इन दोनों दो की मल्टीप्लाई करो बाय 4 और ये आ जाएगा ब्रैकेट में 4l जमा r। ये हमारा आंसर आना चाहिए, लेकिन जब मैं ऑप्शंस में देख रही हूँ तो ये आंसर नहीं है। यानी अब ये जो बाहर 4 है, ये जो अब हमने क्या करना है कि ये जो बाहर 4 है इसको आप अंदर ले जाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? इसने फ्रैक्शन में कुछ नहीं रखा, ठीक है। तो पाई आर और ये 4 अंदर जाएगा, इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी, तो 4 से 4 कट जाएगा। पाई आर ब्रैकेट एल जमा r/4, ये आपका आंसर आएगा। जो अगर आप ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा छोटा करूंगी मैं, अब देखो ध्यान से, तो ये आपका बच्चे ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। आप इसको मैं बताऊं और थोड़ा सा मैं छोटा कराती हूँ, मुझे लगता है मैंने आपको थोड़ा ज़्यादा बड़ा करा दिया। यहाँ से आ जाओ, सुन रहे हो मेरी बात भाई? ये वैल्यू रख दी, यहाँ तक वैल्यू रख दी, रखने के बाद आओ इस 2 को उठाओ और अंदर ले जाओ, ठीक है। कोई एलसीएम नहीं लेना। पाई आर 2l के नीचे भी 2 ले जाओ और r के नीचे तो 2 पहले से ही था, एक और 2 ले जाओ और हमारा हो गया क्वेश्चन। ये हो गया पाई r इंटू एल प्लस r/4। हमें आंसर ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, ये भी गलत नहीं है, लेकिन हमें आंसर का ऑप्शन देखना होता है कि भैया किस तरह का आंसर हमसे पूछा गया है। समझ में आ गई मेरी बात? तो मैंने ऑप्शन पहले ध्यान नहीं दिया। आप इस 2 को भी अंदर ले जा सकते हो, तो ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा बेटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। चलें आगे, अब चलते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15 पर। इन ट्राइंगल ए बी सी, बी सी और ए बी बराबर है, एंगल बी 80 है, तो एंगल ए आपने बताना है। सेम यही चीज़ हिंदी मीडियम में भी है कि त्रिभुज ए बी सी में बी सी और ए बी बराबर है और कोण बी 80 है, तो एंगल ए बताओ। बना लो एक छोटा सा ट्राइंगल। सारा डायग्राम ना या तो वाइट पे बने या इसी पे बने। देखो जरा, ट्राइंगल ए बी सी में, ए बी सी में बी सी और ए बी बराबर है, ए बी सी में बी सी और ए बी बराबर है, तो बी सी के सामने वाला एंगल और ए बी के सामने वाला एंगल बराबर होगा। अब आपको एंगल बी 80 दे रखा है, ये वाला एंगल 80 दे रखा है और ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि किसी समद्विबाहु त्रिभुज के समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। एंगल्स इक्वल टू अपोजिट साइड्स आर इक्वल, तो ये भी x हो गया और ये भी x हो गया। अब किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है, तो 80 + x इज इक्वल टू 180। इन दोनों का जोड़ तो हो जाएगा 2x। इस 80 को उस तरफ ले जाके 180 में से घटाओगे तो 100। इस 2 को राइट में ले जाके 100 को 2 से डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू 50 डिग्री आ जाएगी। और आपका जो आंसर है, उसने पूछा था कि एंगल ए कितना डिग्री है, एंगल ए, तो एंगल ए हमारा कितना हो जाएगा? 50 डिग्री हो जाएगा। चतुर्भुज, अब देखो सेम क्वेश्चन, सम ऑफ ऑल इंटीरियर, 16वां बता रही हूँ मैं, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। चतुर्भुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 360 होता है। यही क्वेश्चन आपसे अभी पीछे भी पूछा गया था। ये देखो, क्वाड्रिलेटरल के 3 एंगल्स दे रखे थे और चौथा निकालना था, तो रिपीटिशन होती ही रहती है। चलिए 16 हो गए, 17वें पर आ जाइए। ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल such that AB is diameter of circle circumscribing it and angle ADC is 140, then angle BAC is equal to, डायग्राम बनाना पड़ेगा। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें AB परिगत वृत्त का व्यास है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है?
साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एजिज में से एक सर्कल पास करता है। ठीक है, पहले देखो मेरी बात सुनो, मैंने बनाया सर्कल और ये हो गया सर्कल का सेंटर, और ये यहाँ से ए बी को मैंने ले लिया डायामीटर, और अब ये ले लिया मैंने सी, ये ले लिया मैंने डी, और ये ले लिया मैंने ए। तो ये आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। अब समझ में आया कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी डायामीटर है, एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल आपका 140 डिग्री है। तो आपने एंगल बी ए सी आपने बताना है, यानी कि ये वाला एंगल आपने बताना है, ये वाला एंगल। क्लियर है? समझ में आ रही मेरी बात? अब थोड़ा सा डीप है क्वेश्चन, लेकिन मुश्किल बिल्कुल नहीं है। एक जल्दी से एक प्रॉपर्टी को समझेंगे। जब कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, कोई चक्रीय चतुर्भुज होता है, तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180। अब मेरी बात सुनो, डी है ना, डी के अपोजिट बी है, तो डी 140 है, डी का और बी का जोड़ कितना होगा? मैं वैसे ही समझा रही हूँ भाई, बाई चांस लॉन्ग में आ जाए तो डी और बी का जोड़ 180 होगा, डी 140 है, तो उसको 180 में से माइनस करोगे तो एंगल बी कितना आ जाएगा? 40 डिग्री। तो एंगल बी आ गया 40 डिग्री। अब आप इस ट्रायंगल को ध्यान से देखो, पहले तो आप इस एंगल को देखो। एक और प्रॉपर्टी मैं आपको याद दिलाती हूँ कि अर्धवृत्त में बना प्रत्येक कोण समकोण होता है। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। तो ये अगर डायामीटर है तो ये एंगल हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री। तो जो सी पे जो एंगल बन रहा है, सी पे जो एंगल बन रहा है ये कितना है? 90 डिग्री। और हमें एंगल ये बताना है, तो ये जो ट्राइंगल बन गया ए बी सी, इस ट्राइंगल ए बी सी में एक एंगल 40 आ गया, एक एंगल 40 कहाँ से आया? डी के अपोजिट एंगल, डी 140 था, चक्रीय चतुर्भुज के अपोजिट एंगल्स का सम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में 180 होता है, तो ये 40 आ गया। ये 90 कैसे आया? दो बातें यूज हुई हैं यहाँ, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फिर अर्धवृत्त में बना प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो तीसरा आपने निकालना है, तो 90 जमा 40 जमा ए 180, ये है मजेदार सा क्वेश्चन है ना, 130। तो एंगल ए हो जाएगा 180 घटा 130 यानी कि 50 डिग्री। और आप अपना ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आ रहा है। 18वें पे आ जाओ। एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान होते हैं। द एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ये सर्कल है, ये एक सेगमेंट है, तो इस सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे सारे के सारे बराबर आएंगे, तो इक्वल है। और अब आ जाइए अपने असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस पर। इनके लिए मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना होता है। आपको दो स्टेटमेंट दी जाती हैं, इसको एक को असर्शन या हिंदी में अभिकथन बोल देते हैं, दूसरे को रीजन या हिंदी में तर्क बोल देते हैं। पहले तो आपने चेक करना होता है कि दोनों की दोनों बातें सही हैं या गलत है। ठीक है, या तो दोनों सही होंगी या एक सही एक गलत होगी, वो हम अपनी नॉलेज के बेस पर जो हमने पढ़ा है उसमें चेक कर लेंगे। फिर जो आपको आंसर देने हैं वो कैसे देने हैं। अगर आपका ए और आर दोनों सही हैं एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी नीचे वाले को यूज करके ऊपर वाला ट्रू आ रहा है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। लेकिन दोनों सही हैं, लेकिन नीचे वाले रिजल्ट का, आर का, तर्क का, रीजन का, असर्शन से, अभिकथन से, ए से कोई लेना देना नहीं है, तो आपका उत्तर बी आएगा। ए ट्रू है, आर फॉल्स है, असर्शन सही है, आर रॉन्ग है, तो सी ऑप्शन आएगा। पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तो डी ऑप्शन आप चूज करोगे। मैं होप करती हूँ आपको समझ आ गया होगा। तो अब मैं 19वें क्वेश्चन पर आ रही हूँ। ये कह रहा है असर्शन में कि अगर √2 1.414 है, √3 1.732 है, तो √5 √2 + √3 के इक्वल होगा। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। आप इसके लिए 5 का रूट निकाल के भी देख सकते हो। आप इसके लिए 5 का रूट निकाल के देख लो, तो 5 का रूट 2 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन इन दोनों के जोड़ के इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। ठीक है, 5 का रूट अब मुझे वर्बल याद नहीं है, 2 दूनी 4, 1, अब यहाँ डबल जीरो लगाया और डबल जीरो यहाँ उतारा और पॉइंट लिया 2। जल्दी जल्दी कर रही हूँ मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए। तो ये आया 16 और ऊपर से मैं फिर से यहाँ 2 0 कैरी करूँगी ये वाली,
तो 22 दूनी ये आ गया 44, 4 पे तो जाएगा नहीं, 3 पे जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 चौके 12 और 1 13, 2.23 आया। अब इन दोनों को जोड़ो, 1.414 को जोड़ो और 1.73 को जोड़ो, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 7 और 4 11। देखो पहले वैसे ही हमने निकाल दिया इनका जोड़ ही मैंने नहीं करके देखा, 3.146 आ रहा है जो कि √5 के इक्वल नहीं है। सुन रहे हो मेरी बात? √2 में √3 जोड़ा तो वो √5 के इक्वल नहीं आ रहा, तो ये पहले वाला रिजल्ट गलत है। अब एक आपको ट्रिक बता दूं, अगर ए रोंग है ना तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही पाएगा, क्योंकि ए रोंग का एक ही ऑप्शन है। इसमें भी ए ट्रू है, इसमें भी ए ट्रू है और इसमें भी ए ट्रू है, तो ए रोंग का एक ही ऑप्शन मिलेगा। बाकी रीजन भी देख लो, स्क्वेयर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर ऑलवेज एग्जिस्ट, हाँ ये सही है। हिंदी में पढ़ती हूँ, अगर √2 इतना है, √3 इतना है, तो √5 इनके बराबर होगा, जो कि असत्य है, जो कि असत्य है। मैंने प्रूव भी करके आपको दिखा दिया है, रूट भी हमने निकाल के दिखा दिया है। ये सब चीज़ें आपको काम आएंगी जो मैं आपको यहाँ एक्स्ट्रा में समझा रही हूँ। पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या का वर्गमूल हमेशा मौजूद होता है, ये सत्य है। यानी कि ए ट्रू है और आर ए फॉल्स है, आर ट्रू है, तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। और अब 1 मार्क के लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। असर्शन देख लीजिए, ए कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज ए डायामीटर ऑफ सर्कल। बिल्कुल सही कह रहा है। एक वृत्त की जीवा जो त्रिज्या से दुगनी लंबी हो, वृत्त का व्यास होता है, ये सत्य है। त्रिज्या से लंबी जीवा, भाई जीवा क्या होती है? किसी भी सर्कल की सरकमफ्रेंस के 2 एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन, किसी भी वृत्त की परिधि के किन्हीं भी 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा होती है। तो डायमीटर भी तो जीवा होता है, जो रेडियस से दुगना होता है, जो त्रिज्या से डबल होता है, तो ट्रू है, ये चीज़ ट्रू है हमारी। रीजन देखो, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज डायमीटर ऑफ सर्कल, ये भी ट्रू है हमारा, बिल्कुल ये भी हमारा ट्रू है। ठीक है, और दोनों जो हैं, एक जो सेकंड वाला है वो पहले वाले की सही व्याख्या कर रहा है, दोनों ट्रू हैं और ये इसकी सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। तो ये था बच्चों आपका कंप्लीट सेक्शन ए। और अब हम साथ में सेक्शन बी भी देख लेते हैं, जो कि आसान ही होता है, ज़्यादा मुश्किल नहीं। इसमें 5 क्वेश्चन है, लेकिन 2 क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है, तो मैं आपको 7 क्वेश्चन यहाँ समझाऊंगी। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। मैंने वीडियो भी बना रखी है इन चैप्टर्स की, 2-3 चैप्टर की स्टार्टिंग की, बहुत अच्छे से मैंने बता भी रखा है। तो कैसे हम करेंगे, हम दोनों नंबर्स लेंगे और आपने एक चीज़ का बस ध्यान रखना है कि जिन नंबर के बीच में जितनी भी परिमेय संख्याएं निकालनी है, 6 निकालनी है ना, तो 6 से एक ज़्यादा यानी 7 को आपने पकड़ना है। गिवन नंबर लेना है, 3 लेना है, 2 ही नंबर का क्वेश्चन, तो ज़्यादा लंबा नहीं करना। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 से डिवाइड करो, ये हो गया 21/7। फिर दूसरा नंबर ले लो 4, उसको भी 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 से डिवाइड करो, 7 चौक 28/7। यानी कि 3 को बदलकर मैंने 21/7 लिख दिया, इसको 28/7 लिख दिया। और इनके बीच में अब हम लिख देंगे 3 व 4 के बीच 6 परिमेय संख्या बराबर है 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4 आर। और अब आप अपना आंसर लिख दो, क्योंकि ये 21/7 है और ये 28/7 है, तो इनके बीच में जो नंबर आएंगे वो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 और अगला नंबर आ जाएगा 27/7, 22/7, 3/7, 4 एंड दैट्स ऑल। और ये हमारा 2 मार्क्स का छोटा सा क्वेश्चन था। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं, 22 पे आ जाते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। 22 में जस्ट हमें सिंप्लीफाई करना है, हिंदी इंग्लिश में कुछ भी नहीं है इसका। 3 + √3 और 2 + √2, क्योंकि ये आपके होम एग्जाम है, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो। मैं आपको बिल्कुल आसान से तरीके से बताऊंगी। पहले 3 को पकड़ो, इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करो, फिर √3 को पकड़ो और इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले मैं लूँगी 3 के ब्रैकेट में ये पूरी ब्रैकेट 2 + √2, फिर मैं लूँगी √3 और प्लस का √3 और उसके ब्रैकेट में 2 + √2। रिवीजन वीडियो भी डाल रखे मैंने 5-6 चैप्टर्स की, आप वो भी देख सकते हो। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 2 = 6, फिर 3 को करेंगे √2 से तो 3 √2
अब √3 को करेंगे 2 से तो 2√3, अब √3 को √2 से करेंगे तो √6 आ जाएगा। कोई भी नंबर आपस में मैच नहीं कर रहा, लाइक टर्म्स कोई नहीं है। ये 6 है तो ये √6 है, तो √3 है तो √2 है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा एज इट इज। और क्वेश्चन नंबर 22 में इंटरनल चॉइस गिवन है 125 की पावर -1/3, 125 रेज टू पावर -1/3। 125 को मैं लिख सकती हूँ 5 गुणा 5 गुणा 5 यानी 5 की पावर 3। तो ये साइड में करके दिखाओगे, फाइनल सॉल्यूशन में अंदर लिखोगे 5 की पावर 3 और बाहर आ गई -1 की पावर 3 -1/3। अब एक रूल होता है कि a की पावर m और उसकी भी पावर n है तो दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो 5 की पावर 3 और -1/3 मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 5 की पावर -1 और इसे हम 1/5 कर सकते हैं क्योंकि a की पावर -m का मतलब होता है 1/a की पावर m। तो ये 5 की पावर 1 आएगी जो कि 1/5 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये साइड में आप अगर इन प्रॉपर्टीज़ को लिख देते हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखो तो वो आपके टीचर पे डिपेंड करता है क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है, वो आपके मार्क्स कट भी कर सकते हैं। तो ये 2 आइडेंटिटी तो आप लिख देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 23 पर, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो ये स्टेटमेंट है 1/2 प्लस √3। आपने क्या करना है 1/2 प्लस √3 को दोबारा से लिखना है और नीचे जो साइन है उससे अपोजिट साइन वाली टर्म से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देना है। अब 1 को 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो आएगा 2 माइनस √3 और नीचे इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मैं इन दोनों को एक बार लिख देती हूँ, 2 प्लस √3 एक ब्रैकेट में और 2 माइनस √3 दूसरी ब्रैकेट में, ठीक है। अब ये क्या बन जाएगा, ये ऊपर तो आ जाएगा 2 माइनस √3 और नीचे आ जाएगा 2 स्क्वेयर माइनस √3 का स्क्वेयर। और इसका लॉजिक भी अब आप लिखोगे क्या कि भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। आप देख लो ना, दोनों की पहली टर्म सेम है, दोनों की दूसरी टर्म सेम है, एक में प्लस है और एक में माइनस है। तो ये हो गया 2 माइनस √3, 2 का स्क्वायर हो गया 4, √3 से ये कटकर हो गया 3, तो ये आ जाएगा 2 माइनस √3, नीचे 4 में से 3 गया 1, इस 1 को ना भी लगाओ तो 2 माइनस √3 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर, इवैल्यूएट। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आपका आता है तो आपने आइडेंटिटी लगानी है, डायरेक्ट 103 को 107 से मल्टीप्लाई नहीं कर देना है। तो ये है 103 इंटू 107, 103 को लिख लो 100 जमा 3, 107 को लिख लो 100 जमा 7। वैसे तो यहाँ फॉर्मूला लगता है, मैं बताना चाहूँगी फॉर्मूला x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। लेकिन जिन बच्चों को ये आइडेंटिटी याद नहीं है वो जैसे मैंने अभी मल्टीप्लिकेशन कराई थी उसी तरीके से अपना डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। 100 को 100 से कर दो, 100 को 7 से, फिर इस 3 को 100 से कर दो और 3 को 7 से, तो भी आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसी कोई बड़ा इशू नहीं है। मैं आइडेंटिटी से बता रही हूँ, ये हो जाएगा 100 का स्क्वेयर, ए की जगह 3 है, बी की जगह 7 है, तो 3 जमा 7, बाहर x की जगह कितना है 100 और फिर 3 और 7 की गुणा, 100 का स्क्वायर करोगे 10,000 आएगा और 7 और 3 कितना है 10, 10 के बाहर कितना है 100 और ये हो जाएगा 7 × 21, ये हो गया 10,000। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 1021। रफ में ऐड करके देख लेना, कई बच्चों की गलती हो जाती है ऐड करने में, है ना, और वहाँ फिर मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये 11,021 आपका आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी इसको वेरीफाई कर सकते हो। और अब रह गया लास्ट क्वेश्चन सेक्शन बी का, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। यदि k का मान ज्ञात कीजिए यदि x घटा 1 px का गुणनखंड हो। तो 2 पॉलिनोमियल आपको दे रखे हैं, पहले तो आप लिख लीजिए px हो गया x स्क्वेयर प्लस x प्लस के, और आपको दे रखा है कि x माइनस 1 px का गुणनखंड है, तो x माइनस 1 को 0 रखो, x की वैल्यू 1 आएगी और फिर इस बात को लिख दो क्योंकि x माइनस 1
px का गुणनखंड है, बिकॉज x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px, तो p की वैल्यू 1 पे कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। p ऑफ 1 0 हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? इस बहुपद का, इस पोलिनोमियल का ये फैक्टर है, तो इस फैक्टर में से जो x की वैल्यू निकालेंगे इसको वापस पोलिनोमियल में रखेंगे तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। क्लियर है? तो इसमें अब हम 1 रखने जा रहे हैं, तो 1 रखेंगे तो ये बन गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के इज इक्वल टू 0। 1 जमा 1 जमा के बराबर है 0, 2 जमा के बराबर है 0, 2 को राइट साइड में ले जाओ तो के की वैल्यू माइनस का 2 आ जाएगी। और अब है इस सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन की लास्ट इंटरनल चॉइस, यूज द फैक्टर थ्योरम। बिल्कुल वही सवाल है, बिल्कुल उसी तरीके का है, थोड़ा अलग है। टू डिटरमाइन वेदर x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। इस ऊपर वाले क्वेश्चन में इसने बोल दिया था कि x माइनस 1 इसका फैक्टर है, इसलिए हमने उसको 0 पुट कर दिया था। इसमें ये कह रहा है कि गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके चेक करो कि x माइनस 3 इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो इस पोलिनोमियल को आप px नाम दे दो, x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, और जिसको हमने चेक करना है x माइनस 3 को, उस x माइनस 3 को 0 रखो, x की वैल्यू 3 आएगी। अब x की वैल्यू को px में रखो, अगर रखने पर आंसर 0 आया तो ये फैक्टर है, वरना ये इसका फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब यहाँ क्या कर दो कि px में x बराबर है 3 रखने पर पुट x इज इक्वल टू 3 इन px, पुट x इज इक्वल टू 3 इन px। ओके, तो यहाँ हम 3 पुट करेंगे तो p3 इज इक्वल टू, मैं इसमें पुट करने जा रही हूँ बॉक्स में, तो देख लो 3 क्यूब एक मिनट, थोड़ा सा ये 8 लगता है, 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वेयर प्लस 3 और प्लस 6। सॉल्व कर दो, 3 3 9 3 27, 3 3 9 9 चौक 36, और 6 और 3 कितना हो गया 9, 27 और 9 36, और 36 में से 36 माइनस करोगे तो p3 की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई। और 3 रखने पर जो है वो रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है, तो गुणनखंड प्रमेय से यूजिंग फैक्टर थ्योरम px का फैक्टर x माइनस 3 हो जाएगा। तो अतः इसलिए गुणनखंड प्रमेय से, ये बात आपने जरूर लिखनी है क्योंकि उसने उसका नाम लिया है यहाँ पर, हम भी उसी को यूज कर रहे हैं। अतः गुणनखंड प्रमेय से यूजिंग फैक्टर थ्योरम x माइनस 1 इज ए फैक्टर ऑफ px। हिंदी में लिखेंगे x माइनस 1 px का क्या है, गुणनखंड है। तो ये आपका था बच्चों कंप्लीट सेक्शन ए और बी क्लास 9th मैथ्स के फाइनल एग्जाम के सैम्पल पेपर के लिए। होपफुल रहा होगा। मैंने चैप्टर नंबर 1 2 3 4 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी ऑलरेडी करवा रखे हैं। 4 का मुझे ध्यान नहीं आ रहा करवा रखा है कि नहीं, चैप्टर वाइज रिवीजन डाल रखा है, तो आप वहाँ से भी अपना रिवीजन तब तक कर सकते हैं। लेक्चर पसंद आए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें। थैंक यू।